पैसों के रिश्तेदार। मनीष बेटा, आजकल रोज ही ऑफिस से लेट आने लगा है तू। क्या बात है, ऑफिस में काम बहुत ज्यादा रहने लगा है क्या? हर समय एक जैसा नहीं रहता माँ। आजकल काम की हालत ऐसी है कि ऑफिस वालों का बस चले तो पूरी रात वहीं पर बिठा कर रख ले हमें। चिंता तो इसी बात की है ना बेटा, कि आजकल तू पूरा पूरा दिन ऑफिस में बिता देता है और तनख्वाह के नाम पर बस मुट्ठी भर पैसे मिलते हैं तुझे। समझ में नहीं आता इतने रुपयों में कैसे घर चलेगा। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनकी अपनी जरूरतें हैं। क्या कर सकते हैं माँ? कौन जानता था कि कंपनी की हालत ऐसे बदल जाएगी। अपनी तरफ से नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखो, जब तक कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल जाती तब तो इसी नौकरी के भरोसे जीना पड़ेगा। बेटी की बात सुनकर मनीष की मां शकुंतला और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और ठाकुर जी का नाम जपते हुए मंदिर में जाकर शाम का दीपक जलाने लगती है। अगले दिन। मम्मी, सीमा बुआ आई है क्या? पता नहीं बेटा, हमारे यहाँ तो नहीं आई। तुझे किसने कह दिया? कौन कहेगा माँ। बुआ की गाड़ी चाचा के घर के सामने खड़ी हुई है। ऑफिस से आते हुए मैंने देखा, अंदर से हंसी मजाक की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। छोड़ ना बेटा, होगा बुआ को कुछ जरूरी काम। हो सकता है जल्दबाजी में महेंद्र के घर किसी काम के लिए आई हो। सब कुछ देखकर अनजान बनने की कोशिश तो मत करो माँ। तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो, ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा जब बुआ चाचा के घर आई है। ना वो पिछली बार आपसे मिलने के लिए आई थी, ना वो इस बार आएगी। और हर बार उन्हें कोई जरूरी काम होगा ऐसा कहकर उनकी करतूतों पर पर्दा डालने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रहा हूँ, 40 साल की उम्र हो गई है मेरी, 2 बच्चों का बाप हूं मैं। दुनियादारी मुझे भी समझ में आती है। छोड़िए ना, आप क्यों अपना दिल दुखा रहे हैं? माँ जी ठीक ही तो कह रही। अरे होगी कोई वजह। हो सकता है वाकई किसी जरूरी काम से चाचा जी से मिलने आई हो बुआ जी। आप चलिए ना, अभी अभी ऑफिस से आए हैं, कहाँ फालतू की बातों में उलझ रहे हैं। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, हाथ मुंह धो लीजिए। मनीष समझ रहा था कि उसकी माँ और पत्नी नहीं चाहते कि ऑफिस के दिन भर की थकान झेलने के बाद वो इस रिश्तेदारियों की पंचायत में पड़कर अपने दिमाग का सुकून खोए। इसलिए दोनों मिलकर उसके सामने झूठ बोल रहे हैं। मनीष भी माँ और पत्नी की बात को समझते हुए इस बात को फिलहाल यहीं खत्म कर देता है। लेकिन इन यादों का क्या करे जो रात को उसे सोने ही नहीं दे रही थी। मनीष की हालत हमेशा से ऐसी नहीं थी। मनीष पढ़ा लिखा होनहार लड़का था। पढ़ाई खत्म करते ही घर के पास ही एक कंपनी में उसकी नौकरी लग गई। धीरे धीरे समय गुजरने लगा और गुजरते समय के साथ मनीष की तरक्की भी होने लगी। मनीष ने पूरे 13 साल इस कंपनी में बिता दिए थे। जब तक कंपनी की माली हालत अच्छी थी, मनीष का समय भी इस कंपनी में बहुत अच्छा बीत रहा था। लेकिन अचानक ही कंपनी कर्ज में डूबने लगी। कर्मचारियों की छंटनी शुरू हो गई। कुछ की नौकरी चली गई, जिसके कारण जो बच गए उनके ऊपर काम का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया। तनख्वाह आधी हो गई और इस तरह जो गए सो गए। और मनीष जैसे कर्मचारी जो कंपनी में रह गए, उनका भी लगभग दिवाला निकल गया। मनीष अभी भी उसी तंगी के दौर में जी रहा था। रात को कमरे में। सुनिए जी, मैं कह रही हूँ इस डूबते हुए जहाज पर आखिर कब तक सवारी करेंगे आप? अरे छोड़िए ना इस कंपनी की नौकरी, कहीं और नौकरी पकड़ लीजिए। 3 महीने हो गए बच्चों की स्कूल की फीस नहीं गई है। आप जो तनख्वाह ला रहे हैं ना, उसमें किसी तरह घर का राशन पानी चल रहा है बस। अब बाबूजी और माँ जी की दवाइयाँ तो बंद नहीं कर सकते। मुझे लगता है बच्चों की पढ़ाई छुड़वा कर उन्हें घर में ही बिठाना पड़ेगा। अरे यार, क्यों बार बार एक ही बात करके मेरा मूड खराब करती हो? तुम्हें क्या लगता है, जब तक तुम बताओगी नहीं मुझे पता नहीं चलेगा कि घर में कितना खर्चा है? अरे आज से पहले पिछले 15 सालों से भी ये घर मेरी कमाई से चल रहा था। मैं जानता हूँ घर में किसको कितने रुपयों की जरूरत है। मजबूर हूँ, तभी तो सबको ये दिन देखना पड़ रहा है, वरना क्या मैं जानबूझकर कभी ऐसा करता? मैंने कब कहा कि आप ये सब जानबूझकर कर रहे हो? मैं बस इतना कह रही हूँ कि किसी और कंपनी में नौकरी क्यों नहीं देख लेते आप? तुम और माँ तो ऐसी बात करते हो जैसे मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि मुझे कहीं और नौकरी देख लेनी चाहिए। अरे भाई, 15 साल से इसी कंपनी में नौकरी कर रहा था मैं। 40 से ऊपर उम्र हो गई है मेरी। और अब कोई भी कंपनी इस डूबते जहाज के सिपाही को अपनी कंपनी में भर्ती करने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही। मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ ना, मुझे नहीं पता मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊँ। लेकिन मैं अपनी तरफ से जो कुछ कर सकता हूँ वो सब करने की कोशिश कर रहा हूँ। कंपनियों में इंटरव्यू दे रहा हूँ। यार दोस्तों के साथ जुगाड़ लगाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। घर के खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे, ये समझता हूँ मैं। इसलिए 2-3 जगह लोन के लिए भी बात कर रखी है। भगवान के लिए ताने मारना बंद करो, और कुछ नहीं हो पाएगा ना तो खुद को गिरवी रख दूंगा बस। इतना कहकर
गुस्से में पैर पटकते हुए मनीष अपने कमरे से निकलकर बाहर बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। आप ना छोटी-छोटी बातों पर इतना नाराज़ हो जाते हैं। मैंने ऐसा कब कहा कि आप घर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं या आपको हमारी चिंता नहीं है? खैर छोड़िए ये सारी बातें। पत्नी ने तो बड़ी आसानी से कह दिया था कि छोड़ दीजिए, लेकिन बिस्तर पर लेटने के बाद मनीष की आंखों के सामने पुरानी यादों के पन्ने खुलते ही जा रहे थे। फोन पर, मनीष बेटा, कल रविवार है, दोपहर वाली बस से पहुंच जाऊंगी मैं। बुआ जी बस से क्यों आएंगे आप? ऋषभ भैया की गाड़ी को क्या हो गया? ऋषभ को तो कल कुछ जरूरी काम है, वो मुझे लेकर नहीं आ पाएगा। मैंने सोचा कई दिन हो गए बच्चों से मिली नहीं हूँ। कोई बात नहीं ना, बस से चली आऊंगी। नहीं नहीं बुआ जी, आपके लिए ओला बुक कर देता हूँ। कहाँ बस के धक्के खाकर आएंगी आप? बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा तू। अब कहाँ उम्र रह गई है मेरी बस में धक्के खाने की। मनीष ने बुआ जी के लिए गाड़ी बुक कर दी, जो उन्हें उनके घर से मनीष के घर तक आराम से ले आई थी, बुआ के घर पहुंचने के पहले। मम्मी, मैंने होटल से खाना ऑर्डर कर दिया है। बुआ को मलाई कोफ्ता बहुत पसंद है ना, और आपने कोई साड़ी वगैरह ला कर रखी है ना? अरे बेटा, मेरे पास रखी हुई एक साड़ी है, वही दे दूंगी। क्यों मम्मी? रखी हुई साड़ी क्यों देनी है? मैं पैसे देता हूँ। इससे पहले कि वो नाराज हो जाए, आप फटाफट बाजार से जाकर उनके लिए बढ़िया सी साड़ी लेकर आइए। अरे बेटा, पहले ही बहुत खर्च कर चुके हो तुम बुआ जी के नाम पर। 2000 टैक्सी वाले को दे दिए, होटल से खाना मंगवा दिया। तो क्या हो गया माँ? कमाता किसके लिए हूँ? और बुआ कोई पराई थोड़ी ना है, हमारी अपनी है। बुआ के लिए भी गिफ्ट ला कर रखा है मैंने। पिछली बार आई थी ना, तो कह रही थी कि ऐसा टच वाला मोबाइल खरीदने का उनका बड़ा मन है। मैंने सोचा वही गिफ्ट कर देता हूँ। बेटा, मैं तुझे बुआ के लिए कुछ करने से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन बस इतना ही कहूँगी, आज पैसा है तो उसे बचा कर रख। कल को बुरे वक़्त में काम आएगा। कैसी बात करती हो माँ? अब क्या तुम मेरे बुरे वक़्त आने के इंतज़ार में बैठी हुई हो? और क्यों आएगा बुरा वक़्त? सब अच्छा ही होगा। मैं आज अच्छे पैसे कमा रहा हूँ, उसमें भी तो बड़ों का आशीर्वाद ही है। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ बुआ के लिए ये गिफ्ट लेकर आता हूँ। जब-जब मौसी आती है, उन्हें भी तो जितना मुझसे बन सकता है, देता ही हूँ ना। तुम बस ये समझ लो कि बचपन में बुआ और मौसी ने जो टॉफ़ी और चॉकलेट खिलाया था ना, उनका कर्ज़ उतार रहा हूँ। माँ की समझाई हुई बातों को मनीष ने सिरे से नकार दिया था। बुआ जी को साड़ी, नया मोबाइल फ़ोन देकर मनीष ने विदा कर दिया। मनीष, पूरे हफ्ते तू ऑफिस में मेहनत करता है। अब संडे के दिन कहाँ जा रहा है बेटा? गुड्डू और चिंटू कितने दिन से कह रहे हैं मेला घूमने के लिए। उन्हें क्यों नहीं ले जाता वहाँ? अरे मम्मी, बच्चों का क्या है? ये तो रोज़ कुछ ना कुछ नई ज़िद करते रहते हैं। वो श्रुति है ना, उसे उसके ससुराल से लेने जा रहा हूँ, थोड़ी देर का काम है। श्रुति को तेरे चाचा भी तो लेने जा सकते हैं ना? एक दिन का समय मिलता है, उसमें भी ना कोई रिश्तेदार पीछे पड़ा रहता है। देखिए, भाग्यवान लोगों के घर मेहमान आते हैं, और श्रुति क्या सिर्फ चाचा जी की बेटी है? हमारी कुछ नहीं लगती क्या वो? शादीशुदा लड़की है वो। उसके घर खाली हाथ थोड़ी ना जाया जाता है। श्रुति के घर जाने का मतलब लंबा-चौड़ा खर्चा होगा। अरे बड़ा चालाक है तेरा चाचा, इसीलिए खर्चे वाली जगह पर तुझे आगे खड़ा कर देता है। माँ, हर समय पैसा, पैसा मत किया करो। जाने के लिए मुझे थोड़ा खर्च करना भी पड़ जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा? भगवान की कृपा से किसी चीज़ की कमी तो नहीं है आज हमारे घर में। श्रुति मेरी भी बहन लगती है। क्या मेरा उसके लिए कोई फ़र्ज़ नहीं है? ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे कर। मनीष तैयार होकर चाचा की बेटी श्रुति को लेने के लिए निकल गया। श्रुति के ससुराल जाते समय उसने 2-3 तरह की मिठाइयाँ, 5 तरह के फल, श्रुति के सास-ससुर के लिए कपड़े वगैरह खरीदे और शगुन लेकर बहन को विदा कराने के लिए उसके ससुराल पहुंच गया। ससुराल से निकलकर मायके आते समय, मनीष भैया, आप कितना प्यार करते हो ना सबको, सबका कितना ख्याल रखते हो। सच में भाभी बहुत किस्मत वाली है। अरे वो फरमाइश करती होगी और आप तुरंत पूरी कर देते होंगे। मुझे पूरा यकीन है अपने भाई पर। और एक मेरे पति हैं, कितने दिनों से कह रही हूँ उनसे कि मुझे चिकन का कुर्ता लेना है, लेकिन जनाब के कान पर जूं ही नहीं रेंग रही। खर्च के नाम से दूर भागती, एक नंबर की कंजूस है। अरे पागल, ऐसा नहीं बोलते। वो पति है ना तुम्हारे, इस तरह से बात करते हैं क्या पति के बारे में? अच्छा चल, तेरा चिकन का कुर्ता खरीदने का मन है ना? अभी रास्ते में बाजार में दुकान आएगी, तो वहां ले चलता हूँ, अपनी पसंद से खरीद लेना। नहीं नहीं भैया, पहले ही आपका बहुत खर्चा हो गया है।
अरे तो क्या हो गया? मैं तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? मनीष श्रुति को दुकान पर लेकर गया और उसे उसकी पसंद का बढ़िया सा लखनवी चिकन का सूट खरीद के दिया, जिसे देखकर श्रुति बहुत खुश नजर आ रही थी। चाचा के घर पहुंचकर, अरे बेटा, तुझे देखकर मुझे कभी महसूस ही नहीं होता कि तू मेरा बेटा नहीं है। सही बताओ तो मेरे अनुज से भी बढ़कर मानता हूँ तुझे। भाई साहब के घर तो हीरा पैदा हुआ है, मानना पड़ेगा। क्या चाचा जी, आप तो मुझे ऐसे ही झाड़ पर चढ़ाते रहते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, वो चिंटू को मेला लेकर जाना है, वरना आज तो घर में बवाल हो जाएगा। अरे बेटा, चाय तो पीता हुआ जा। इतने लंबे समय इतने लंबे सफर से आया है और तुरंत घर जा रहा है। छोले भटूरे बनाए श्रुति के लिए, तू बैठ, गर्मा गर्म परोसती हूँ। अरे नहीं चाची, आप लोग खाइए, मैं निकलता हूँ। घर पहुंचकर मुझे ये समझ में नहीं आता, रिश्तेदारों के चक्कर में इतना कौन बिजी रहता है कि अपने ही परिवार की फिक्र ना रहे। अरे पिछले 2 हफ्ते से बच्चे मेले में जाने के लिए जिद कर रहे हैं। आज मेले का आखिरी दिन है। बेचारा चिंटू रोते रोते सो गया, पता है। वो बहू बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। दुनिया की भलाई करने के चक्कर में अपने परिवार को इस तरह से नजरअंदाज नहीं किया जाता। अरे पूरे सप्ताह से बच्चे इंतजार करते रहते हैं कि छुट्टी के दिन माँ बाप घर में रहेंगे तो उनसे अपने शौक पूरे करवाएंगे, और तू हर रविवार को कुछ न कुछ फालतू का काम लेकर बैठ जाता है। अरे मैं कोई फालतू का काम नहीं कर रहा था। मैंने बताया था ना, श्रुति को लेने उसके ससुराल गया था। अरे बेटा, तू तेरे चाचा है, चाचा का लड़का है। वो लोग जाकर अपनी बहन बेटी को लेकर ससुराल से नहीं आ सकते? जिसको देखो बस फायदा उठाने के लिए चला आता है। और बेटा तुझे पता नहीं, सब कहने के रिश्तेदार हैं। आज के ज़माने में बाहर वालों के लिए अपनी बीवी, बच्चों को दुःख पहुँचाना कोई समझदारी का काम नहीं है। माँ और पत्नी को चाचा जी के खिलाफ इस तरह की बातें करते देख मनीष को गुस्सा आ जाता है और छोटी-सी बात एक बड़ी बहस का रूप ले लेती है। पति-पत्नी के बीच की बहस इतनी बड़ी हो जाती है कि ना कोई मेला जाता है और ना ही उस दिन कोई सही से खाना खाता है। आज के दिन माँ ठीक ही कहती थी, सब रिश्तेदार पैसों से ही बंधे हैं। आज के ज़माने में रिश्तेदारियां मन से नहीं रुपयों से निभाई जाती है। यही बुआ जी जब मेरा अच्छा समय चल रहा था तो हर हफ्ते फ़ोन करके हालचाल लेती थी। बुआ जी के कहने से पहले उनके लिए हर चीज़ लाकर तैयार रखता था मैं। लेकिन आज मेरा वक्त बदल गया तो बुआ जी पड़ोस में चाचा जी के यहाँ आकर वहीं से लौट जाती है। लेकिन एक बार हमारे घर आकर ये जानना तक नहीं चाहती कि आखिर हम लोग किस हाल में जी रहे हैं। अपने बुरे वक्त के लिए मैंने कभी 1 रुपया बचा कर नहीं रखा। हमेशा रिश्तेदारों को अपना समझा। मैं कहाँ जानता था कि किस्मत ऐसा दिन दिखाएगी। बुआ जी के रंग चाहे बदल गए हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि चाचा जी बुरे वक्त में मेरा साथ ज़रूर देंगे। बस बहुत हो गया इस नौकरी का इंतज़ार। अब मैंने सोच लिया है कि मैं अपना ही कोई बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। चाचा जी से बात करता हूँ, उनका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसे समय में वो मेरी मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। अगले दिन वो माँ को बिज़नेस के बारे में बताता है। माँ, मैं सोच रहा था कि चाचा जी की थोड़ी-सी हेल्प ले लेता हूँ। एक बार मेरा बिज़नेस खड़ा हो गया, उसके बाद उनका पैसा वापस कर दूँगा। देख बेटा, मेरी तो समझ में नहीं आता, तू इतना नादान है या सब कुछ देखकर भी आँखें बंद कर ली है? अपनी बुआ के रंग देखकर भी तुझे समझ में नहीं आया कि आज के ज़माने में कोई किसी का नहीं है, सब पैसों के रिश्तेदार ही है बेटा। वो चाचा जी जो हर छोटे से छोटे काम के लिए मनीष, मनीष चिल्लाते थे, महीनों से उन्होंने हमारी तरफ मुड़कर नहीं देखा। अचानक से इतना बिज़ी कैसे हो गया? अचानक से इतना बिज़ी कैसे हो गए वो? कारण साफ है। वो पहले से ही डरे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो हम लोग अपनी गरीबी में उनसे पैसे माँग लें। और तू इस चाचा के भरोसे बिज़नेस खोलने की बात कर रहा है। तो तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूँ? मैंने रिश्तेदारों के ऊपर अपनी ज़िंदगी के इतने साल दिए, अब मुसीबत के समय क्या करूँ मैं? किसकी तरफ से मदद की आस लगाऊँ? अभी तुझे ऐसा लग रहा होगा ना कि मैं ही तेरे चाचा के बारे में इतने सालों से तुझे गलत बातें सिखाते आई हूँ। तो ठीक है बेटा, अपनी तसल्ली के लिए तो अपने चाचा को फ़ोन करके यहाँ बुला ले और फिर उनसे पैसे माँग कर देख, वो क्या करते हैं। मनीष भी रिश्तों की सच्चाई जानना चाहता था। अपनी माँ, पत्नी और बच्चों से झगड़ा मोल लेकर उसने चाचा-चाची का हमेशा साथ निभाया था। इसलिए उसे पूरी उम्मीद थी कि बुरे वक्त में चाचा-चाची उसके काम ज़रूर आएँगे। मनीष चाचा जी को अपने घर बुलाने के लिए फ़ोन करता है। अरे बेटा, तेरे चाचा तो घर पर नहीं है। ऐसा कैसे हो गया चाची? ये फ़ोन तो चाचा का ही है।
वो तो अपना फ़ोन छोड़कर कहीं जाते नहीं। हाँ बेटा, वो क्या है ना, मेरा फ़ोन सही से काम नहीं कर रहा, इसलिए वो आज अपना फ़ोन मेरे पास छोड़ कर गए हैं। देख लिया तूने? या अभी भी और सबूत चाहिए? जानबूझकर तेरा फ़ोन नहीं उठा रहा वो और तेरी चाची से झूठ बोलवा रहा है, सो अलग। कोई बात नहीं माँ, चाचा यहाँ नहीं आ सकते तो क्या हुआ? हम तो चाचा जी के यहाँ जा ही सकते हैं। मनीष अपनी माँ को लेकर चाचा जी के घर पहुँच जाता है और चाचा जी से 5 लाख रुपए उधारी पर माँगता है। तुझे तो पता ही है बेटा, हमने तुझ में और अपने बच्चों में कभी कोई फ़र्क नहीं रखा। लेकिन तू तो समझदार है ना, महँगाई गुज़रते समय के साथ बढ़ती जा रही है। और बेटा तुझे पता नहीं, शायद धंधा ना बहुत मंदा चल रहा है आजकल। मैं चाह कर भी ना तुझे इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता। कोई बात नहीं चाचा जी, मैं कहीं और से इंतज़ाम कर लूँगा, आप परेशान मत होइए। अभी मनीष अपनी माँ के साथ चाचा जी के घर से पूरी तरह से निकला भी नहीं था कि उसके कानों में चाचा की आवाज़ पड़ती है। आगे से अगर ये लोग पैसे माँगने के लिए आए ना तो साफ मना कर देना, मैं घर पर नहीं हूँ। जेब में फूटी कौड़ी नहीं और आ गए साहबज़ादे 5 लाख माँगने। मेरी शक्ल पर क्या बेवकूफ़ लिखा है, जो मैं इनको 5 लाख देकर फिर पैसे वापस आने का इंतज़ार करूँ? अब तो यकीन हो गया ना बेटा तुझे? चाचा और बुआ को देखकर अक्ल आई या अभी भी किसी और रिश्तेदार के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना बाकी है? अच्छी तरह समझ गया हूँ माँ। आजकल सारी रिश्तेदारियाँ सिर्फ पैसों की होकर रह गई है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी। तो परेशान मत हो बेटा। तेरी ही जेब काट-काट कर मैंने और बहू ने काफ़ी सारे गहने बनवाए थे। शायद उन गहनों का सही इस्तेमाल करने का मौका आ गया है। किसी के आगे हाथ फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। माँ, मैं आप दोनों के गहने कैसे ले सकता हूँ? और वैसे भी इस समय कुछ देने की हैसियत नहीं है मेरी। जो है वो भी आपसे छीन लूँ, इतना स्वार्थी कैसे हो जाऊँ? ज़्यादा मत सोचिए, ये लीजिए मेरा गहना और माँ जी का भी। दोनों सास-बहू अपने-अपने गहने लाकर मनीष के हाथ में रख देती हैं। माँ और पत्नी के विश्वास पर खरा उतरने के लिए मनीष दिन-रात अपने बिज़नेस में मेहनत करता है और अंत में महीनों के लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार मनीष का बिज़नेस चल निकलता है। गरीबी और तंगी के दिन गुज़र गए थे, लेकिन ये गरीबी मनीष को एक बहुत बड़ा सबक देकर गई थी। और वो सबक ये कि आजकल रिश्तेदार बस पैसों के रह गए हैं। बेटा, अब तेरी शादी कर देंगे। आखिरकार तुझे तो अपना घर ही बसाना है। पढ़कर क्या ही करेगी, हैं? जितना पढ़ना था पढ़ लिया। हाँ माँ, ठीक ही तो कहती हो। शादी में लेकिन आजकल बहुत खर्च होते हैं, इतने खर्च कैसे निकालेंगे? अरे तेरी शादी उसी घर में करेंगे जो दहेज नहीं लेगा, और शादी का खर्च भी खुद करेगा। आजकल लड़कियों की बहुत डिमांड है। दिक्कत तो लड़कों की शादी में होती है। मैं तो सोच सोच के मरी जाती हूँ कि तेरे भाई के पीछे कौन लड़की आएगी। हमारे पास तो उतना कुछ है भी नहीं, इसलिए उसे पढ़ाना ज़रूरी है। हाँ माँ, कोई बात नहीं, भैया को पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। सुनीता और सुमित जब देखो दिन भर यही कहते रहते कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। एक रोज़ सुमित अपने कॉलेज से आकर बैठता है और सीधा पायल को सुनाते हुए कहता है, तुम्हारा ठीक ही है पायल, तुम्हें कोई कमाने की टेंशन नहीं है। घर का काम कर लो, बस हो गया। तुम्हारे लिए हम कोई लड़का ढूंढ देंगे और तुम्हारी ज़िंदगी बस फिर आराम से कटेगी। आज मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया है माँ, मैं सीधे काम खोजने वहीं से निकल गया। इतने कम पैसों में काम दे रहे कि क्या बोलूँ, बहुत महंगाई का ज़माना है। अरे बेटा शांति रख, सब हो जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि पायल की शादी बहुत ही अच्छे घर में हो जाए और तेरे जीजा ही तुझे कोई काम करवा दे, हैं? अच्छा अच्छा सोचा कर, सब अच्छा ही होगा। पायल भी तो यही सोचती है ना कि उसका मायका भी अच्छा रहे, तभी तो वो आ सकेगी ना जब उसका मन करेगा। नहीं तो गरीबी में आकर वो बेचारी करेगी क्या। हाँ माँ, वो तो है। भैया तुम ये सब टेंशन छोड़ दो और मुंह हाथ धोकर आओ। मैंने तुम्हारे पसंद की चाउमीन मंचूरियन बनाया है। चाउमीन? कितने दिनों के बाद घर में चाउमीन बना है। इतना गरीब सा लगता है माँ, की पूछो मत। भैया अब जैसा है हमें वैसा ही रहना होगा। सोच सोच कर अपना माथा मत खराब करो, भगवान पर भरोसा रखो। जिसने अपनी गाड़ी यहाँ तक पार लगाई है वो आगे भी लगा देगा। सुमित फ्रेश होने जाता है और सुनीता पीछे पीछे उसके कमरे में जाती है और कहती है, बेटा तो कुछ ज़्यादा ही गरीबी जैसी बात कर रहा है। इतने भी कोई गरीब नहीं है हम, सब कुछ तो है हमारे पास, घर, जेवर, बैंक बैलेंस। तू इस तरह से क्यों छटपट कर रहा है? वो कौन सा अपना है
सब कुछ तो पापा ने पायल के नाम कर रखा है। 18 साल की होते ही सब उसके नाम हो जाएगा। और बैंक बैलेंस है ही कितना, उसके ब्याज से तो घर चल रहा है। अगर उसे निकाल लिया तो घर चलाना भी भारी हो जाएगा। बेटा तू ऐसे मत कर, सब हो जाएगा, शांति रख। मैं अपना जेवर बेचकर तुझे दुकान खुलवा दूंगी बस। सुमित फ्रेश होकर चाउमीन और मंचूरियन खाकर सोने चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ कुछ चलने लगता है। वो सोचता है, पायल 18 साल की हो कि फ़ौरन उसकी शादी करवा देनी चाहिए, वरना उसे ज़्यादा कुछ पता चला तो कहीं वो अपना हिस्सा लेने ना आ जाए। सुमित तुरंत उठता है और उसी वक्त शादी.com में पायल की प्रोफाइल बनाकर लड़के देखने लगता है। अगले दिन सुनीता भी पायल का बायोडेटा और फोटो बनवाकर अपने कुछ जान पहचान वाले को देते हुए कहती है, देखो कोई ऐसा लड़का बताना जो 1 भी रुपया ना ले और कोर्ट मैरिज के लिए राजी हो जाए। हमारे पास देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। तू बेफिक्र रहे, आजकल आराम से ऐसे लड़के मिल जाते हैं जो 2 जोड़ी में ही लड़की को ले जाए। इधर आलोक, जो कि पायल के स्कूल में उसका सीनियर रहता है, उसे छुप छुप कर प्यार करता है। उसे जैसे ही पता चलता है कि पायल के लिए उसके घर वाले लड़का देख रहे हैं तो वो सारी बातें अपनी माँ चंचल को बता देता है और चंचल आलोक का रिश्ता लेकर सुनीता के घर पहुँच जाती है। बहन जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी बेटी को 2 जोड़े में विदा कर दीजिए। हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, हमें पायल बहुत पसंद है। आप हमारे आलोक को चाहे तो देख सकती हैं। अरे बहन जी, हम तो कोर्ट मैरिज करेंगे, हमने तो यही सोचा है। अरे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लड़के को क्या देखना, हमें जैसा चाहिए था वैसा मिल गया, और क्या चाहिए। फिर भी आप लड़की की माँ हैं, एक बार आप देख लो। अरे देखना क्या है, हम कल ही कोर्ट मैरिज के लिए अप्लाई कर देते हैं, वही लड़के को देख लेंगे। हमारी पायल ना बहुत सीधी सादी है, कहीं भी एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर चलते हैं, हम कोर्ट में मिलते हैं। अगले ही दिन सुमित कोर्ट में दोनों की शादी के लिए अप्लाई कर देता है और आलोक से मिल लेता है। 1 महीने के बाद दोनों की शादी हो जाती है और बिना कुछ दिए ही पायल को घर से विदा कर देते हैं। आलोक कोर्ट मैरिज के बाद एक रिसेप्शन पार्टी देता है जिसमें सुमित और सुनीता भी आते हैं। माँ, पार्टी तो अच्छी खासी रखी है जीजू ने। हमारी पायल को घर अच्छा मिल गया, वो भी बिना दहेज के। ननद भी उसकी अच्छी लग रही है, पायल के आगे पीछे कर रही है। अच्छा ही है ना बेटा, हमारा झमेला ख़त्म हुआ, वरना हमेशा कभी कोई टेंशन तो कभी कोई। पार्टी एंजॉय करके सुनीता और सुमित सबसे मिलकर वापस अपने घर चले जाते हैं। इधर पायल को आलोक के घर वाले बहुत अच्छे और पूरे मन से एक्सेप्ट कर लेते हैं। पायल आलोक के घर में बहू नहीं बेटी की तरह रहने लगती है और नैना के साथ घूमने फिरने लगती है। एक दिन नैना पायल से कहती है, भाभी एक बात बताओ, आपको बुरा नहीं लगता आपके मायके वालों ने आपको शादी में कुछ भी नहीं दिया? नहीं दीदी, बुरा क्यों लगाना, जब मुझे पता है कि उनके पास देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। वो बहुत मुश्किल से हमारा घर चलता है, इसलिए तो मैं ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाई। ओह अच्छा। इधर सुमित को भी नौकरी लग जाती है और सुनीता उसके लिए लड़की देखने लगती है। सुमित सुनीता से कहता है, माँ, मुझे बस 10,000 मिलते हैं, कौन लड़की भला इस घर में आएगी, खर्चा कैसे निकलेगा? अरे वो सब तू छोड़ दे, किसी को क्या पता कि तुझे कितने मिलते हैं। फिर जो इतना इंटरेस्ट आता है वो भी तो है, मैं सब देख लूँगी। तेरे पापा के इतने पॉलिसी चलाए हुए हैं, वो सब अभी पूरे होने वाले हैं, अच्छा खासा पैसा मिलेगा उससे। बस पायल से एक सिग्नेचर करवाना है। पायल को तो बॉटल में मैं उतारूंगा माँ। सुनीता लोगों में अपने बेटे की इतनी तारीफ कर देती है कि सबको लगने लगता है कि सुमित अच्छा खासा कमाता है और इसी गलत फहमी में प्रगति का रिश्ता सुमित के लिए आ जाता है और सुनीता बिना कुछ ऐब निकाले एक मोटे दहेज के साथ प्रगति को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो जाती है। भाई साहब, मेरा बेटा वही करेगा जो मैं उससे कहूँगी। तब तो फिर ठीक है, शादी की तैयारियां शुरू करता हूँ मैं। प्रगति और सुमित की शादी का न्योता पायल के ससुराल जाता है। चंचल नैना से कहती है, नैना, एक बात मुझे हजम नहीं हो रही। क्या मम्मी? तूने देखा, पायल की शादी में इन लोगों ने एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी और अभी बेटे की शादी इतनी बड़ी जगह कर रहे हैं। वही ना मम्मी, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। भाभी के साथ इन लोगों ने धोखा किया है, लेकिन ये बात भाभी को समझ में ही नहीं आती। देखते हैं शादी कैसे होती है। फिर मैं भी कोई कम नहीं हूँ, अपने बेटे बहू का हक नहीं जाने दूंगी। ठीक है मम्मी। सुमित की शादी का दिन आ जाता है। पायल शादी के 15 दिन पहले ही मायके चली जाती है और शादी वाले दिन नैना, चंचल और आलोक वहां पहुंचते हैं।
शादी बहुत अच्छे से होती है। शादी के बाद प्रगति सुमित के घर आ जाती है। मुंह दिखाए के वक्त चंचल सुनीता से कहती है, समधन जी बहू तो सुंदर लाई हो। प्रगति के आने से ही आपके घर की प्रगति होने लगी। आपके मुंह में घी शक्कर। बहू मैं ढूंढ के भी तो लाखों में एक लाई हूँ। बहुत बढ़िया समधन जी। अब हम चलते हैं। पायल को आप लोग कल भेज दीजिएगा। अरे आप लोग भी रुक जाते समधन जी। कल सुमित नई गाड़ी ले रहा है ना, तब सब साथ में ही चलते हैं। ये तो अच्छी बात है। भगवान करे सुमित बहुत तरक्की करे। लेकिन समधन जी घर भी तो देखना है। हाँ, हम चलते हैं, आप अपनी बेटी को आराम से भेज देना, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। चंचल, आलोक और नैना वापस आ जाते हैं, लेकिन जाते वक्त सुनीता उन लोगों को कुछ भी नहीं देती। घर आकर नैना आलोक से कहती है, भैया तुम्हारे ससुराल वाले तो बहुत गजब के। मुझे और मम्मी को कुछ नहीं दिया, समझ में आता है, लेकिन आपको नहीं दिया, ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? ऐसा कुछ नहीं है। मेरी शादी के बाद सुमित कमाने लगा है और शादी में उसके इतने खर्चे हैं कि मुझे क्या ही देगा वो। अपनी बहन को देगा, वही काफ़ी है। आलोक वहाँ से चला जाता है। चंचल नैना से कहती है, नैना तुम आलोक से कुछ मत कहा करो, उसे ये सब कहाँ समझ में आएगा। पायल को ही हमें समझाना होगा। पहले देखे तो उसकी माँ उसे क्या देकर भेजती है। वही ना मम्मी। उधर अगले दिन सुमित नई गाड़ी खरीद कर लाता है और सुनीता कहती है, बहू के कुमकुम पैर तो नई गाड़ी पर ही पड़ने चाहिए। प्रगति के आने से ही सब कुछ अच्छा होने लगा अपने आप। बहू तू तो लक्ष्मी है हमारे लिए। क्या पायल? हाँ भाभी। भैया भाभी को उठाओ ना। सुमित प्रगति को कुमकुम भरे पैर से उठाता है और गाड़ी में उसके पैरों के निशान लेता है। चलिए दीदी, अब हम लोग गाड़ी से एक राउंड लेकर आते हैं। सुमित, पायल, सुनीता और प्रगति को लेकर घुमाने निकल जाता है। फिर रास्ते में रुककर सब आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद सुमित कहता है, ओ शिट माँ, मैं तो पर्स घर पर ही भुलाया हूँ, अब क्या करूँ, पैसे कहाँ से दूँ? अरे भैया कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन पे कर देती हूँ, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूँ ना साथ में। नहीं वो बात नहीं है, तुम क्या सोचोगी कि भैया ने आइसक्रीम के भी पैसे ले लिए? क्या भैया कैसी बात कर रहे हो, 2 पल में मुझे पराया कर दिया ना आपने। पायल पैसे दे देती है और सब वापस घर चले आते हैं। अगले दिन पायल सुनीता से कहती है, मम्मी अब मैं भी अपने ससुराल चलती हूँ, आए हुए बहुत दिन हो गए ना। हाँ बेटा, आज चली जाना। सुमित तुझे गाड़ी से छोड़ आएगा। वो मैं सोच रही थी कि तेरे भाई के शादी के नाम का तुझे कुछ सोने का बनवा दूंगी, लेकिन क्या करूँ, पैसे ही नहीं जुटे। सबको मैं दिखा रही हूँ कि हम कितने पैसे वाले हैं, लेकिन मेरा मन जानता है ना हम कितने पैसे वाले हैं। अरे बेटा, तेरे भाई ने तो गाड़ी भी लोन पर उठा ली है। मम्मी लोन की क्या ज़रूरत थी, जो है उतना ही काफ़ी है, उसी में गुजारा करना चाहिए ना। अरे तू समझती नहीं है बेटा, बहू को लगना नहीं चाहिए कि घर में कोई कमी है, वरना तू तो जानती है ना कोई भी लड़की ये आजकल जैसे तैसे गरीब घर में रहना नहीं चाहती। तेरे भाई का घर बसाना ज़रूरी था। मैंने बहुत कोशिश की कि कुछ पैसा बच जाए तो तुझे कुछ दे दूँगी, लेकिन क्या करूँ। कोई बात नहीं मम्मी, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है ससुराल में, तुम टेंशन ना लो। मैंने यही तेरे भाई से कहा था कि पायल को नहीं भी देंगे ना कुछ तो भी उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसे ना तेरी बहुत टेंशन हो रही थी। अब क्या बोलूँ। कुछ नहीं मम्मी। सुनीता पायल को 500 का नोट देती है और सुमित उसे उसके ससुराल छोड़ आता है। ससुराल पहुंचते ही नैना उसकी ओर भागती हुई आती है। भाभी मायके से भाई की शादी का क्या मिला? प्रगति के मायके से तो आपके कपड़े आए होंगे। भाभी आपके घर में तो 2 फंक्शन थे, एक तो शादी ऊपर से गाड़ी, मोटा माल लाई होगी। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, शादी में पहले ही इतना खर्च हो गया था तो मैंने मना कर दिया मम्मी को कुछ देने से। आप ही बताओ, भैया ने गाड़ी लोन पे ली है तो कैसे ही मुझे कुछ दे पाते। भाभी के मायके से मेरे लिए ना एक बहुत सुंदर साड़ी आई है, वो मेरी मम्मी ने मुझे दी है और साथ में 500 का नोट भी। ये साड़ी आपको पसंद है तो आप रख लो। बहू तू ना बिल्कुल पागल है, ऐसा कुछ नहीं है। तेरे भाई ने इतनी अच्छी शादी की, तेरी शादी तो कोर्ट मैरिज की, कम से कम अपनी ही शादी में सोने का कुछ दे देता। तेरा भी तो हक बनता है उसके दहेज के पैसों पर। अचानक उसकी शादी के पैसे आ गए, उसके पास तेरे लिए कुछ भी नहीं था। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है, मुझे पता है ना, बहुत मुश्किल से मेरी मम्मी सब कुछ हैंडल करती है, हमारे पास सच में ज़्यादा कुछ नहीं है। बहू अभी तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिन बाद तुझे सब समझ में आने लगेगा। चंचल और नैना एक दूसरे से फिर बात करते हैं।
मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने दहेज क्यों नहीं लिया। इसके मायके वालों के पास तो पैसा है, लेकिन इसकी माँ और भाई इसे कुछ ना देकर सब खुद ही दबा कर रखना चाहते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक रोज़ सुनीता का फ़ोन पायल को आता है और वो इमरजेंसी में पायल को घर बुलाती है। पायल भी बिना कुछ सोचे समझे अपने मायके चली जाती है। मम्मी, ऐसी क्या बात हो गई जो आपने मुझे इतनी जल्दबाजी में बुला लिया? बेटा ये ना लोन के पेपर है, इसमें सिग्नेचर कर दे, तब जाकर तेरे भाई को फ्लैट के लिए लोन मिलेगा। मम्मी, फ्लैट क्यों ले रही हो? ये घर तो है ना? अरे बेटा ये घर इतना टूटा फूटा है, तू ही बता कैसे कोई इसमें रह सकता है। अब फ्लैट लेना ना बहुत ज़रूरी है। प्रगति के माँ बाप भी बोल रहे थे कि कैसे घर में बेटी को दे दिया, एक घर भी ढंग का नहीं है। ठीक है, मैं सिग्नेचर कर देती हूँ। सिग्नेचर होते ही सबके चेहरे पर चमक आ जाती है। अगले ही दिन सुमित नया घर ले लेता है और प्रगति दनादन शॉपिंग करने लगती है। दीदी आप बताओ कैसा लग रहा है ये सोफ़ा, मैंने अपने नए घर के लिए ले रही हूँ। घर की पार्टी भी शानदार होगी, आप अपनी शॉपिंग कर लेना पार्टी के लिए। हाँ, सोफ़ा तो अच्छा लग रहा है। माँ, मेरा काम तो हो गया, तो मैं चलूँ? हाँ हाँ जा जा बेटा। सुनीता पायल को कुछ दिए बिना ही विदा कर देती है। इधर पायल अपने ससुराल जाकर सब कुछ बता देती है। मम्मी जी, भैया ने फ्लैट लिया है तो मुझे इसीलिए बुलाया था। भाभी ने तो इतनी शॉपिंग की 2 दिनों में कि पूछो ही मत। हम भी जब मम्मी जी नया फ्लोर बनवाएंगे ना तो शॉपिंग करेंगे। हाँ, हम तो करेंगे ही, लेकिन बहू एक बात बता, तेरा भाई रोज़ कभी गाड़ी ले रहा है कभी घर, उसकी बीवी इतनी शॉपिंग कर रही है, तो तेरे लिए कुछ नहीं है क्या? तेरा भी तो उस घर में हिस्सा है। मम्मी जी, मेरा हिस्सा तो यहाँ है ना, इस घर में। लड़की का सब कुछ शादी के बाद उसका ससुराल होता है ना। हाँ भाभी, होता है, लेकिन आपके मायके वालों ने आपके साथ धोखा किया है। फ्लैट का छोड़िए, आपके पुराने घर में तो आपको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए था। कल को आपके बच्चे होंगे, उसके सामने आपके मायके वालों की इज्जत क्या रहेगी? वो लोग बोलेंगे कि नानी ने कुछ दिया ही नहीं। दीदी, अभी तो भैया को इतना लोन भरना है। ये फ्लैट भैया ने लोन में लिया है। लोन के पेपर पर मैंने ही साइन किया है। क्या? अरे बहू, ऐसा नहीं होता, तुझे ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक बात बता, जब सब चीज़ के लिए लोन ले सकते हैं तो तेरी शादी के लिए क्यों नहीं लिया? तुझे हर बार तेरी माँ ये कह देती है कि बेटा दिक्कत है, बेटा दिक्कत है, तो तेरे भाई के लिए ऐसा क्यों नहीं? अब पायल के दिमाग में चंचल की बातें घूमने लगती है और वो अपनी माँ को फ़ोन करके कहती है, माँ, इस बार घर के ओपनिंग में मुझे एक सोने का चेन चाहिए। अरे बेटा अभी तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, घर का खर्चा भी बहुत मुश्किल से चल रहा है, सब कुछ फ्लैट में ही खर्च हो गया है। मम्मी जी और दीदी सही बोल रही थी। मम्मी ने हमेशा मेरे लिए ही कहा कि अभी नहीं हो सकता। शादी के लिए भी ऐसा ही घर देखा जहाँ दहेज ना लगे। इधर चंचल पेपर के सिग्नेचर का सच पता करने लगती है और भाग दौड़ करके पता लगा लेती है। ये तो बहू के पापा की प्रॉपर्टी है और बहू के नाम पर है, और ये लोग सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहते हैं। अभी बताती हूँ। चंचल सारे पेपर लेकर पायल के पास जाती है और उसे सब दिखाती है। देख देख, तेरे भाई और माँ के कारनामे, तेरी ही संपत्ति है और तुझे ही कुछ देना नहीं चाहते। सब हजम करने पर तुले हैं। कोई लोन नहीं लिया तेरे भाई ने, तेरे पैसों से लिया है सब। अब तो अपना हक लेगी तू या अब भी नहीं? मम्मी जी, ये सब क्या है? मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरे घर वाले मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। हमने तो पहले ही कहा था भाभी, लेकिन आप हमारी सुनती कहाँ हो? पायल अपनी माँ को फ़ोन करके सब कुछ बताती है। मम्मी, मुझे सब पता चल गया है। अब तुम खुद से ये फ्लैट मुझे दोगी या फिर मैं कोर्ट से ले लूँ? दीदी आप ये सब क्या कह रही हो? सुमित और मम्मी जी आपसे कितना प्यार करते हैं। हाँ, वो मैं देख रही हूँ भाभी, कैसे अपने मतलब के लिए आप बोल रही हैं। बोलो मम्मी, क्या मैं कोर्ट में जाऊँ? अरे कैसी बात कर रही है बेटा, ये तेरा ही तो घर है। घर मेरा वाली बात नहीं है। मैं भैया की तरह अकेले ही सब कुछ नहीं निकल लूँगी। आधा सब कुछ मेरा और आधा सब कुछ भैया का। मुझे फिर आप लोगों से कोई मतलब नहीं है। पायल अपना हिस्सा लेकर अपने मायके वालों से रिश्ता तोड़ देती है।